हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, बात हो रही थी हमारी टॉपिक कैपेसिटेंस पे। और कैपेसिटेंस पे लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा, इसमें डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ से याद है आपको रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि कितना था, K इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, और भी कुछ टर्म्स पढ़ी थी हमने, जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आ गया था हमारा। ठीक है, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, बट वो स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया है, विच इज बेस्ड ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो याद होगा आपको फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर E इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर से लिखा हमने, एंड आल्सो Q स्क्वायर अपॉन 2C, और हम ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ QV। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन फॉर्मूले पे अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है डिपेंड करेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड से रिलेटेड एक। तो क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से है इसमें कि टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, मतलब हमें क्या मिल गया, अगर मैं गिवन क्वांटिटीज की बात करता हूं तो गिवन मुझे डी मिल गया। डी क्या होता था, प्लेट के जो बीच में सेपरेशन होती थी, इसको हमने डी से लिखा। ठीक है, जो कि कितना दे रखा है, 2 mm। अभी वहां एयर कह रखा है, तो एयर के लिए हम परमिटिविटी क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हैव ए कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस दे दी है C इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 14 फैराडे। अब ये फैराडे में एसआई में, तो आप इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, और चार्ज टू ए पोटेंशियल, यहाँ V मिल गया है हमें, कितने पोटेंशियल से चार्ज किया उसको, 200 वोल्ट से। Then without touching the plates, they are move apart till the separation is 6 mm. उन प्लेट को सेपरेट किया गया जब तक कि उनकी सेपरेशन कितनी ना हो जाए, 6 मिलीमीटर, 6 mm। तो अगर मैं इसको D मानूं तो उसको D डैश कह देता हूं, न्यू सेपरेशन वो है हमारी 6 mm, मीन 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। ये करने के बाद कह रहा है व्हाट इज द, इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मैं V डैश से लिखूं तो वो V डैश क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट ये निकालना है हमने, कंडीशन जो दी हुई है वो, या जो गिवन डाटा है वो लिख दिया हमने यहाँ। अब कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में D लिखा है ना हमने। कैपेसिटेंस एयर के लिए, D यहाँ सेपरेशन है। ठीक है, और चार्ज जो है इस पे कोई भी हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, Q चार्ज है यहाँ। तो एरिया तो वही है प्लेट का, सेपरेशन चेंज हुई है बट मीडियम भी वही है। तो मैं यहाँ से लिख दूं कि C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, D के। या आप पूरा फॉर्मूला रखेंगे फिर कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन A। तो आप यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं और ये रिलेशन बना के C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो फर्स्ट कैपेसिटेंस C है, फर्स्ट सेपरेशन हमारी D है। नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, C डैश, और नया सेपरेशन 1 अपॉन D डैश। आ रहा है समझ में। मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाता हूँ तो कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर जाएगा, तो C अपॉन C डैश हमारा हो जाएगा D डैश अपॉन D। ये रेशियो आ गया C और C डैश का। अब इस रेशियो को क्या करेंगे, देखिए Q इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, CV, फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अब सेपरेशन बढ़ाने से चार्ज स्टोरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है कि इसके साथ कोई और कैपेसिटर लगा दिया है तो वहां पर जो है इसका चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो जो चार्ज है प्लेट्स पे वो तो सेम ही रहेगा, तो चार्ज सेम रहेगा, तो हम फॉर्मूला यूज करें Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो पहले चार्ज CV, और अब वाले चार्ज को हम क्या लिखेंगे,
सी डैश वी डैश दोनों क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे यहाँ से। और हमें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो वी डैश है, इसको सोल्व करना है। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी और अपॉन में सी डैश इंटू वी इज इक्वल्स टू वी डैश, फॉर्मूला आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सी अपॉन सी डैश किसके इक्वल आया था हमारा, डी डैश, तो वैल्यू पुटअप करूं मैं यहाँ, तो डी डैश अपॉन डी, सी अपॉन सी डैश की जगह, और इनटू वी जो पहले पोटेंशियल था, न्यू पोटेंशियल हमें बताना है वी डैश। अब चलिए वैल्यूज पुटअप करें। तो स्टूडेंट डी डैश कितना है हमारा, जो कि बाद वाली सेपरेशन थी 6 इंटू 10⁻³ पहले वाली सेपरेशन कितनी थी डी, 2 इंटू 10⁻³ एंड पहले पोटेंशियल कितना था उस पे 200 वोल्ट, तो इंटू 200 इज इक्वल्स टू वी डैश। इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, 2 3 जा 6 हो गया, और ये आ गया 600 इज इक्वल्स टू आ गया वी डैश, और वी डैश हमारा यहाँ पर क्या है, न्यू पोटेंशियल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, समझ में आया, ये क्लियर है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटेंस का जो रिलेशन होता है डी के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो फर्स्ट पार्ट के बाद इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट इसने पूछा है इसमें व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड पे क्या चेंज आएगा। अब उसको करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड की मैं बात करता हूं, तो फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने हाफ CV², क्योंकि कैपेसिटेंस भी दे रखी है और पोटेंशियल भी दे रखा है यहाँ पर। तो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो हाफ, एंड कैपेसिटेंस कितनी थी, या चलिए आप लास्ट में वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं। फाइनल जो आएगी हमारी एनर्जी वो आएगी इसमें हाफ न्यू कैपेसिटेंस सी डैश, और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वी डैश का स्क्वायर, ठीक है। और चेंज कैसे निकालेंगे हम, चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। अब जब वैल्यूज पुटअप करता हूं तो यहाँ पर फाइनल हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, तो ओनली क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से हाफ, तो ये आएगा सी डैश वी डैश स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर। अब ये भी है ये भी है, ये हमने निकाल लिया है, लेकिन सी नहीं है, सी डैश नहीं है, तो सी डैश हम निकाल लेंगे। रिलेशन क्या आया था हमारा भाई, जो आया था ना ये सी डैश अपॉन सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर, डी अपॉन में डी डैश, रेसिप्रोकल होते हैं, या ऊपर सी करोगे नीचे सी डैश तो डी डैश, ये डी हो जाएगा। यहां से आप सी डैश की वैल्यू निकालते हैं तो सी डैश इज इक्वल्स टू सी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d अपॉन में क्या हो जाएगा डी डैश। चलिए न्यू सी डैश निकाल लेते हैं। तो पहले वाली कैपेसिटेंस 3 इंटू 10⁻⁻14, पहले वाली सेपरेशन 2 mm थी, बाद में हो गई वो 6 mm, ऊपर नीचे mm कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया यहाँ से 3 और 3 से 3 कैंसिल, तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश कितना आया 10⁻⁻14 फैराड। आ गई है सभी वैल्यूज, इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से, चेंज इन एनर्जी। चलिए आगे सोल्व करते हैं चेंज इन एनर्जी को। इस फॉर्मूले में हाफ सी डैश 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई वी डैश का स्क्वायर, और वी डैश आया था हमारा 600 वोल्ट, जो हमने इसे पहले वाले पार्ट में किया। तो 600 का हो गया स्क्वायर, माइनस करता हूं तो सी 3 इंटू 10⁻⁻4, और स्टूडेंट वी कितना था पहले वाला पोटेंशियल 200, तो यहाँ पर 200 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ कॉमन निकल पा रहा है, 1/2 10⁻⁻14 मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 10⁻2 ये 10⁻4 हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ करेंगे, ये सॉरी यहाँ -14 था, तभी -14 कॉमन चला गया, 3 यहाँ करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10⁻4।
तो 1/2 10⁻⁻14 कॉमन है, 10⁻⁻14, ठीक है। यहाँ से 10⁻4 भी कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है 36 और माइनस में 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा अब यहाँ से सोल्व होके 1/2 10⁻⁻10, और स्टूडेंट्स ये हो गया 36 माइनस 12 24, और यहाँ पर ये 12, तो 12 इंटू 10⁻⁻10 यूनिट क्या लग जाएगी, जूल। ये आ गई हमारी इसमें चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। आया समझ में? बस कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना था। तो एक ये क्वेश्चन एनर्जी स्टोर्ड पे, चलिए और करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे अभी। तो एनर्जी स्टोर्ड पे ही स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है यहाँ पर, इससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया है, एक क्वेश्चन और करते हैं ये। और यहाँ क्वेश्चन कराने का पर्पज यही है कि आपको जो पीछे के टॉपिक हैं वो थोड़ा रिकैप हो जाए। एक चीज का और ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ तुम्हारे को बोर्ड पे करा रहा हूँ उसकी आपने सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि सर ने करा दिया आ गया समझ में, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब खुद ट्राई करोगे तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी एक बार करके देखा करो इनको। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो बताना है, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगा रखे हैं, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या होगा। और आगे दिया है टू कैपेसिटर C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंस इन अ रेशियो ऑफ 1:3। वैल्यू ना देके ये दे दिया कि C1 और C2 का जो रेशियो है यहाँ 1:3 दे रखा है, और एक कंडीशन लिखी हुई है कि सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ टू केसेस बिकम सेम। यहाँ दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर्ड जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। और कैपेसिटेंस का रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पूछा है पैरेलल और सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका रेशियो बताना है आपने। आया क्वेश्चन समझ में, लैंग्वेज आ गई समझ में इसकी स्टेटमेंट। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एनर्जी को बराबर तो रख देते हैं, बराबर हाफ Cp Vp स्क्वायर, ये समझ गए, P क्यों लगा रहा हूँ, कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू होगी इसके सीरीज के ऐसे ही, सो Cs Vs का स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर्ड क्या है स्टूडेंट, सेम है। ये कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ, तो Vp अपॉन Vs पूरे का अगर होल स्क्वायर लिखता हूं तो ये आता है ऊपर Cs और नीचे आता है Cp, कैपेसिटेंस इन सीरीज टू द कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर है उसकी सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, 1/Cs इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, नीचे C1 C2 C2 प्लस C1, ये तो, और Cs कितना हो जाएगा, C1 C2 और C2 प्लस C1, पुटअप कर देंगे। और पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड ही होता है, तो ठीक है, Vp अपॉन Vs का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलिए रखिए C1 C2 और C2 प्लस C1, और यहाँ पर Cp में क्या आएगा, C1 प्लस C2, और नीचे भी तो मैं यहाँ लिख दूं ऐसा स्क्वायर होल स्क्वायर करके। अरे भाई पैरेलल में क्या आएगा, C1 प्लस C2, और यहाँ इसका भी नीचे C1 प्लस C2, तो नीचे स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं पूरे का। C1 C2 का यूज कैसे करूँ, ये जो C1 C2 का रेशियो दे रखा है, तो स्टूडेंट्स आगे करते हैं, Vp अपॉन Vs का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ। तो मुझे C1 और C1/C2 बनाना है यहाँ, तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ, न्यूमिनेटर C1 C2 डिवाइड बाय C2 का स्क्वायर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को C2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या होगा, एक C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, C1 अपॉन C2। नहीं आई बात समझ, फिर से देखो यहाँ कराता हूँ। हमारा जो यहाँ तक रिजल्ट आ गया है Vp अपॉन में Vs इज इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट C1 C2, और नीचे आ गया है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर न्यूमिनेटर को C2 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और नीचे डिनोमिनेटर को भी C2 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अंदर लिखूंगा इसको तो पूरे पे होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो यहाँ नीचे C2 ही आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने पूरे पे होल स्क्वायर यूज कर लिया है, डिवाइड भी C2 के स्क्वायर से किया है
डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर। अब इससे क्या होगा, ये C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो Vp अपॉन Vs इज इक्वल्स टू ऊपर आ गया C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू हमारे पास है। और ऐसे ही नीचे सोल्व करेंगे, अलग अलग लिखूं तो यहाँ आएगा C1 अपॉन C2, C2 अपॉन C2 1 ही आएगा, और पूरे का आ गया है होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म थी हमारे पास, ये C1 बाई C2 की फॉर्म में आ गई है, क्योंकि C1 बाई C2 ये रेशियो हमारे को दे रखा है। या आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से जो C2 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 3C1। तो जहां जहां आपका C2 आया है उसमें क्या रख दो, 3C1 रख दो, तो भी रेशियो आप निकाल लोगे इसका, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, ये सिंपल रहेगा। आप क्या करना, ट्राई कर लेना इसको। C2 जो आएगा वो इज इक्वल्स टू 3C1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C2 है, इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले इससे करके देखिए। तो C1 बाई C2 कितना है स्टूडेंट्स, 1:3, और नीचे 1:3 प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, Vp अपॉन Vs 1/3, नीचे एलसीएम आ गया हमारा 3, और ये 1 प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, तो 1/3, यहाँ हो गया 4, तो 4/3 का स्क्वायर, तो इसको लिख लूँ मैं, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/3 मल्टीप्लाई 9/16, ठीक है। एक चीज हमारी गड़बड़ चल रही है, क्या, इधर क्या था, पूरे पे स्क्वायर, स्क्वायर लगाना भूल रहे हैं, तो स्क्वायर था, 3 3 जा 9, कितना आ गया है 3/16, और स्क्वायर है तो Vp अपॉन Vs, उधर जाके रूट, तो √3, और 16 का हो जाएगा 4, तो √3/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया आप, यहां से C2 की जगह क्या यूज कर सकते हो, 3C1, तो भी आंसर आपका सेम ही है। तो यहाँ एनर्जी स्टोर्ड को इक्वल किया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो फाइंड आउट कर दिया, दो कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलेंगे टॉपिक पे, ये हमने जैसे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लिया एनर्जी स्टोर्ड पे। तो देखिए टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या आता है, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इससे आगे टॉपिक हमारा स्टूडेंट चलेगा, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ लिया था, उसी से रिलेटेड है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब थोड़ा सा सोचो, डाइलेक्ट्रिक क्या था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या था, पोलर स्लैब के लिए था, नॉन पोलर स्लैब के लिए था, ससेप्टिबिलिटी आया था उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक पता है ना आपको, एक इंसुलेटिंग मीडियम ही होता है, और वहाँ हमने जो कैपेसिटर में यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, मैं पूछूं कि कैपेसिटर जो प्लेट है उसके जो बीच में मीडियम यूज करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम, उसका क्या फायदा है, वो क्यों यूज करते हैं। तो आप फर्स्ट रीजन तो बताएंगे कि दोनों प्लेट को सेपरेट जो सपोर्ट करता है, अदरवाइज एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट बीच में हमने क्या यूज कर रखा है, एक इंसुलेटिंग मीडियम जो सपोर्ट करके रखता है, वहीं पे होल्ड करके रखता है, एक रीजन ये बता सकते हैं। एंड सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, याद है आपको C is equals to epsilon naught A upon D, but in case of medium, capacitance in a medium is equals to K epsilon naught A upon D. K times capacitance को बढ़ा देता है, K is the dielectric constant of the medium, ठीक है। मेटल के लिए याद है इन्फिनिटी, और इसके अलावा कोई और मीडियम होगा तो आपको गिवन मिलेगी वहां पर वैल्यू। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। तो स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा फिर समझते हैं कि ये मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब क्योंकि इस पे अप्लाइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये एक नॉन पोलर पॉजिटिव नेगेटिव जिसका कंसाइड था, ये पहले था, ठीक है।
लेकिन जैसे ही फील्ड में आया तो इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को तो रिपेल किया और इस नेगेटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो इसकी ये शेप हो गई, ठीक है, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन हो रही है और इस पे क्या हो रही है, रिपल्शन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ और फील्ड बढ़ाता हूँ और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता हूँ, तो बताया था आप लोगों से कि मेरे हाथ को कोई एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और वो लगातार अपना फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, कंडीशन ऐसी भी आएगी कि हाथ बॉडी से फ्री भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे लगातार, अगर आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, फील्ड को बढ़ा रहे हैं, तो नेगेटिव जो है और अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव और रिपल्सिव होगा, तो ये फ्री हो जाएंगे कैरियर्स। और सिंपली मैं इसको समझाऊं कि अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो एक तरह से ब्रेक हो गया, फूट गया, ये मानो, ठीक है ना, वो ब्रेक हो गया, फ्री हो गया। तो उस वोल्टेज को, जहां ये वोल्टेज अप्लाई है, ये जो V, इसको पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कह रहे हैं, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेक हो गया जिसके ऊपर वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, और शॉर्ट में इसको BV से भी लिख देते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और यहां जो आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इसके ऊपर मैक्सिमम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, तो हम ये बता सकते हैं कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पे अप्लाई किया हुआ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट causing breakdown of its insulating property, क्या समझे इसका मतलब स्टूडेंट्स, कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का लॉस ना करे, ठीक है, ब्रेकडाउन ना हो उसका, तो वो जो उसके ऊपर उस कंडीशन पे जो उस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली अगर यहां आप लिखना चाहें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा है ना, एक रिलेशन V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ठीक है। यहाँ आप मैक्सिमम फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी वोल्टेज जाएगी हमारी, ब्रेक डाउन वोल्टेज B। तो फॉर्मूला आ गया हमारा BV इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू में D, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज वो किस पे डिपेंड कर रही है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर, या टी उसकी डायमेंशन के ऊपर। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्टूडेंट्स कि आपके पास कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या आप ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ मीडियम, एंड सेकंड किस पे, उसकी डायमेंशन, कितना वो स्लैब का जो डिस्टेंस है, तो आल्सो डायमेंशन पे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेकडाउन। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताइए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड होगी मीडियम, जो आपने नेचर किस मीडियम, कौन से नेचर का मीडियम यूज किया हुआ है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और डायमेंशन पे डिपेंड करेगी क्या, नहीं, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ओनली डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ मीडियम। जो डायमेंशन पे डिपेंड करेगी वो क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज BV, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड डायमेंशन के ऊपर, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओनली किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर,
डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। देखिए डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कब ब्रेक हो सकते हैं, जस्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि ब्रेक डाउन वोल्टेज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ मीडियम एंड आल्सो डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है, बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, डायमेंशन पे डज नॉट डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आया समझ में। अब सर ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाएं तो हम कैसे बढ़ाएं कि हम वो इंसुलेटर भी बना रहे, हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी है, और कैपेसिटेंस बढ़ानी है उस कैपेसिटर की, तो हम बीच में क्या लगा रहे हैं, मीडियम लगा रहे हैं, और मीडियम के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें इस कंडीशन के ऊपर, तो वो देखिए। तो ब्रेकडाउन का कंसेप्ट यहां तक आया समझ में। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स किस पे करेगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, किस पे नहीं करेगी। अच्छा, यहां से अगर आपसे कहे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि वो ब्रेक भी ना हो, तो उसकी जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक ना हो, फ्री ना हो उसमें कैरियर, तो वो ब्रेकडाउन वोल्टेज उसकी कैसे बढ़ा सकते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करती है मीडियम का नेचर कैसा है, आल्सो डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। डायमेंशन पे जाऊं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है स्टूडेंट्स, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आ रहा है, मीन्स आप उस मीडियम की डायमेंशन को, या कहें तो उसके जो डिस्टेंस है, उसकी जो साइड है, उसको क्या कर देते हैं हम, बड़ा कर देते हैं, तो भी क्या बढ़ जाएगी उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां अगर आप ऐसा कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर आप D को बढ़ाएंगे तो फिर कैपेसिटेंस घटेगी। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगी कब, जब आप D को बढ़ाएंगे, बट D को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो सर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है तो इसको बढ़ा दो, कैसे, एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देंगे तो फिर वो कैपेसिटर का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी नहीं है कि अपनी मन मर्जी से किसी को बढ़ा दिया, किसी को भी कम कर दिया, एक डिजायरेबल वैल्यू तक ही ये जो है चीजें इंक्रीज और डिक्रीज की जाती है। ठीक है, तो ये आया ब्रेकडाउन वोल्टेज का कंसेप्ट समझ में। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कह रहे हैं, चलिए मैं इसी में थोड़ा सा डिस्कशन और आगे करता हूँ। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके पास कोई एक सिस्टम है स्टूडेंट्स, उस सिस्टम में कैपेसिटेंस दे रखी है, देखिए कोई भी आप एक कैपेसिटर मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर कुछ डाटा लिखा होता है, डाटा लिखा हुआ है मान लीजिए 4 माइक्रोफैराडे और 250 वोल्ट, ऐसे लिखा मिलेगा आपको उस कैपेसिटर पे। ये जो कंडेंसर होते हैं ना, जो फैन में, कूलर में, इन पे देखना ये लिखा मिलेगा। तो 250 वोल्ट क्या है कि क्या वो 250 वोल्ट पे काम करेगा, नहीं, ये उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ब्रेकडाउन वोल्टेज की। अगर आपने 250 वोल्ट से उसको ज्यादा दे दिया तो वो जो उसके बीच में मीडियम लगा हुआ है, इंसुलेटिंग मीडियम, वो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग मीडियम की तरह, क्योंकि उसके कैरियर फ्री हो जाएंगे, फूट गया, ब्रेक हो गया वो। ठीक है, तो 250 वोल्टेज उसके लिए ब्रेकडाउन है। आया बात समझ में। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एग्जांपल मेरे पास ये है कि स्टूडेंट्स, मेरे पास एक 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है। ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेकडाउन है वो मान लीजिए 12 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट है। और इसका ब्रेकडाउन जो है वो 8 वोल्ट है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज बीवी दे रखा है, इसका बीवी है, इसका बीवी है। अब पूछा गया कि बताइए सिस्टम का बीवी कितना होगा, बीवी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ऐसे क्वेश्चन बुक में तो तुम्हारे कम है, नहीं मिलेगा बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन। सिस्टम का ब्रेकडाउन वोल्टेज बताइए कि क्या आएगा। ठीक है, तो समझिएगा इसको कैसे निकालेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरे सिस्टम की। इसकी 8 है, इसकी 12 है, तो क्या 8 ले लें, नहीं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम कितना चार्ज ले सकता है, क्यू मैक्सिमम, इस पे कितना स्टोर हो सकता है, क्यू मैक्सिमम, क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है सीवी कैपेसिटेंस सी, और वी मैक्सिमम ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन कितना है इसका, ये तो कैपेसिटेंस कितनी थी इसकी 4, और यहाँ पर वोल्टेज कितनी है 8, आ गया 32 माइक्रो कूलम इसका मैक्सिमम चार्ज। सिमिलरली आप इसका मैक्सिमम चार्ज निकालिए, क्यू मैक्सिमम, ये किसके लिए था 4 के लिए था, ये किसके लिए निकालते हैं 6 के लिए निकालते हैं, तो अगेन सी कैपेसिटेंस कितनी है 6 है, बी वी ब्रेकडाउन कितना है इसका 12 है, ये आ गया 72 माइक्रो कूलम। इसका क्यू मैक्सिमम आ गया है 32 माइक्रो कूलम, इसका क्यू मैक्सिमम आ गया है 72 माइक्रो कूलम। ठीक है, सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम होता है, तो आप कितना चार्ज कंसीडर करेंगे, हम मिनिमम चार्ज को कंसीडर करेंगे, ये वाला चार्ज जा सकता है, अगर ये चला गया तो यही ब्रेक हो जाएगा, पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी चार्ज की। तो क्या याद रखना है आपने, मिनिमम चार्ज चलेगा सीरीज के अंदर, तो मिनिमम कितना है इन दोनों में कितना कम, जो कम है इन दोनों में कम कौन सा है 32 माइक्रो कूलम। अब निकाल लीजिए यहाँ वोल्टेज, Q इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे CB, तो V सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा Q बाई C, चार्ज कितना कम वैल्यू 32, और कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर है तो 1/4 प्लस 1/6 एलसीएम 24 या 12 ले लिया, ये आ गया 3, ये 2, तो 5/12 मीन्स 12/5, ये इसकी कैपेसिटेंस, तो 12/5 ऊपर गया 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया है 2 6 और यहाँ हो गया है 16, ठीक है 2 3 जा 6 और यहाँ 2 8 जा 16, 40/3, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 13.3 इस सिस्टम की आ गई है ब्रेकडाउन वोल्टेज, पूरे सिस्टम की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होगी 13.3 वोल्ट। आया समझ में, सिस्टम की बीवी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो ये सब नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक टॉपिक हमारा आ गया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, चलिए मैं इसमें, तो स्टूडेंट्स टॉपिक पे चलते हैं, इससे आगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से आगे टॉपिक आएगा हमारा कैपेसिटेंस निकालनी है आपको, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, निकाल के आ चुके हैं ये तो पैरेलल प्लेट के लिए, पता है ना C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है, बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रखी है, और दूसरा आएगा इसमें कंडक्टिंग स्लैब के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सर हम पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए k टाइम्स बढ़ जाती है कैपेसिटेंस, बिल्कुल ठीक है, वही हम थोड़ा सा वहां पर हमने फुली फिल दिया था, यहाँ हम थोड़ा पार्शियली फिल लेके भी करने वाले हैं इसको। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है, फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बढ़ेंगे वो जो हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इनको। कैपेसिटेंस निकालनी है पैरेलल प्लेट की, तो फर्स्ट मैं लिखता हूं यहाँ पर बाय इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटर। तो कैपेसिटर दो प्लेट्स हो गई है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो गया है, ठीक है। यहां मैं पार्शियली फिल कराता हूं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्योंकि बराबर साइज ही यूज करते हैं बीच में, ऐसा नहीं कि उस मीडियम का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है या कुछ कम पड़ रहा है, पूरा ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो प्लेट का होता है उतना ही स्लैब का होता है। तो ये हो गई हमारी यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको पार्शियली इंसर्ट करा रखा है, पार्शियली इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ गैप है जैसा कि देख रहे हैं, और गैप है तो यहाँ इस गैप में स्टूडेंट्स क्या होगी, एयर होगी, क्या होगी यहाँ पर एयर होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो गया वो कितना हो गया है, ए नोट हो गया है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ इंड्यूस्ड हो जाएगा पॉजिटिव। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ईपी, तो यहाँ बचेगा ई, तो रिड्यूस्ड वैल्यू क्या होती थी, ई नोट माइनस ईपी, पढ़ रखा है ये हमने पीछे, तो वही यहाँ आ गया है। और दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। और ये जो स्लैब लगा रखी है हमने, इस स्लैब की थिकनेस, ये जो साइड है ना, ये टी मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्लैब की जो साइड है, कितना लिखा है मैंने इसको, टी से लिखा। तो यहाँ पर लेट जो Q है वो है, मान लीजिए टोटल चार्ज या चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। V यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। हमें क्या निकालनी है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी। कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्या यूज करते हैं, Q अपॉन में V, ठीक है। तो इसी का यूज करते हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q तो है लेकिन हमारे पास V कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू होता है सर A इंटू डी होता है, बिल्कुल ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, यूज कर लेंगे। बट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या आ रही है, कि ये जो एयर है ना, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ही है, यहाँ भी ई नोट है, बट यहाँ पर ई है, अलग अलग वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर ले कौन सी। तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को दो पार्ट्स में लिख लीजिए। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक। तो दो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालो। एयर का निकालेंगे तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो कि कितना है, ई नोट है। फिर एयर कितने सेपरेशन में है, अगर आप देखें तो ये डी में से इस टी को क्या कर देता हूँ, माइनस, इस डी में से इस टी को माइनस कर देता हूँ, तो एयर का गैप आ जाएगा हमारे पास, तो डी माइनस टी प्लस। चलिए अब डाइलेक्ट्रिक के लिए ई है, और डाइलेक्ट्रिक के लिए जो साइड है, थिकनेस कितनी है, वो टी है। इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को टू पार्ट्स के अंदर लिख लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से आ जाता है स्टूडेंट्स, ई नोट एंड डी माइनस टी प्लस, अब याद है आपको ये ई रिड्यूस वैल्यू कितनी आती थी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता था जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ ई नोट अपॉन के और इनटू टी। भाई जो यहाँ रिड्यूस वैल्यू आती है वो ई कितनी आती थी, ई नोट अपॉन के, तभी तो लिखा है हमने के आल्सो इक्वल्स टू ई नोट अपॉन में ई। इस रेशियो को भी क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से हम ई नोट कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ जाता है, और ई नोट में आप रख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये आ गया। सिग्मा में क्या रख सकते हैं आप, चार्ज अपॉन में एरिया, तो रखेंगे तो v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट और d माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, ये आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, V की वैल्यू Q ऊपर गया A एप्सिलॉन नोट, नीचे D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K, Q से Q क्या हो गया है, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोट एंड D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारी ठीक आई है या गलत आई है। कैसे वेरीफाई करें, अगर मैं ये स्लैब पूरे में, क्योंकि पूरे में ही होता है कैपेसिटर के अंदर जो गैप है उस पूरे में क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ताकि उसकी कैपेसिटेंस बढ़े, तो वहां कितनी आती थी। अब देखिए इसको वेरीफाई कर लेता हूं मैं पहले तो, कि अगर ये स्लैब है ही नहीं, मैं जो गैप है उसमें ओनली एयर है, ओनली एयर के लिए, और एयर के लिए कैपेसिटेंस कितनी होती थी स्टूडेंट्स, ये एयर के लिए होती थी, तो देखें एयर के लिए आती है कि नहीं आती है। जब ये नहीं होगा, स्लैब ही नहीं होगी, तो उसकी टी थिकनेस कितनी होगी, जीरो, इस फॉर्मूले में रखना जीरो,
तो यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, रिजल्ट वही आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला राइट है। सेकंड, कि अगर ये फुली फिल्ड हो, जो स्लैब है वो फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड के केस में कैपेसिटेंस कितनी आती थी, देखो या तो मीडियम के लिए K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ के आती है उसकी। तो फुली फिल्ड में हम क्या करेंगे, जो ये T है ये पूरा इस गैप के बराबर होगा, तो T की जगह हम D ही रख लेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो C इज इक्वल, देखिए यहाँ D रखूंगा तो D से D तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी D आएगा तो ये D अपॉन K बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन K ऊपर चला गया, तो आ गई है उससे K टाइम्स K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये मीडियम के लिए कैपेसिटेंस। आया समझ में? ये हम किसके लिए पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर हम सेकंड पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेंगे इसका, कंडक्टिंग स्लैब के लिए, तो ये नोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अब कंडक्टिंग स्लैब के लिए होगा। इससे पहले हमने किसके लिए किया स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। तो अब यहाँ हम कैपेसिटेंस निकालेंगे बाय इंसर्टिंग, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो यहां भी हम एक बार पार्शियली इंसर्ट कराएंगे, फिर फुली इंसर्ट करा के देखेंगे। तो पहले पार्शियली इंसर्ट के लिए ये कैपेसिटर प्लेट हो गई है, बी यहाँ पर इनके बीच की सेपरेशन हो गई है, ठीक है। और ये दोनों प्लेट ए और बी, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव या नेगेटिव वो कहीं भी दिखा सकते हो आप। यहाँ मैं अब स्लैब लगा रहा हूँ और ये है हमारी अब यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया इसके ऊपर, ई नोट, बट यहाँ क्या होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर उतना ही अपोज करता है, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। ये चेंज करना है अब इसके अंदर। तो कैपेसिटेंस निकालेंगे, अगेन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q हम टोटल चार्ज कंसिडर कर ही रहे हैं, हम बात करते हैं V टोटल की। तो यहाँ V टोटल हो जाएगा एयर के लिए प्लस जो है यहाँ कंडक्टर के लिए। अब एयर के लिए लिखेंगे तो एयर यहाँ भी ई नोट मिलेगा, यहाँ भी, क्योंकि यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है, ई नोट। और एयर है कितने गैप में, फिर से थिकनेस को हम इस स्लैब को जो थिकनेस है उसको टी मान लेते हैं। तो एयर कितने में है, डी माइनस टी प्लस कंडक्टर के लिए लिखेंगे तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है स्टूडेंट, जीरो ही है, तो जीरो इंटू टी हो जाएगा, तो ये तो टर्म जीरो ही बनेगी। ई नोट में रखा हमने सिग्मा एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, ये आ गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सिग्मा में क्या यूज कर लेंगे, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो C आएगा हमारा यहां से, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, V की ये वैल्यू सिग्मा में क्या रखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q और ऊपर गया A एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया D माइनस टी। कैपेसिटेंस आ गई है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ओनली अभी हम एयर के लिए बात करें, तो एयर के लिए बात करेंगे तो फिर वहां टी में क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, जीरो रख देंगे। तो कैपेसिटेंस एयर के लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, फॉर्मूला राइट है। सेकंड, अगर हम इसको फुली फिल कर दें, फुली फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम पूरे में ही कंडक्टिंग स्लैब लगा देते हैं फुली फिल्ड, तो फिर क्या आएगा, देखो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ T की जगह कितना हो जाएगा पूरा D, तो D माइनस डी हो जाएगा जीरो। तो कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स इन्फिनिटी। तो बताया था ना मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या आ गई, इन्फिनिटी। थोड़ा और समझो इसको
कि ये जो आपके पास दो प्लेट थी कंडक्टिंग प्लेट और बीच में भी आपने पूरा कंडक्टिंग मटेरियल ही लगा दिया, तो क्या होगा, कंडक्टर है तो वहां चार्ज को वो ट्रांसफर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो, तो ये अपने ऊपर चार्ज को स्टोर ही नहीं कर पाएगा। और जबकि कैपेसिटर में दो अपोजिट चार्ज है, तो हम कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए बीच में कौन से मीडियम का यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर नेगेटिव नहीं भी करते हैं और आप इसकी अर्थिंग भी दिखाते हैं, तो वही बात है कि जो भी चार्ज होगा वो फिर अर्थ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसकी कोई एक फाइनाइट वैल्यू कैपेसिटेंस की नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बीच में फुली फिल्ड कौन सा मीडियम लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी का अभी इसमें एक दिन का टाइम और लूंगा मैं थ्योरेटिकल में ही, फिर बाकी प्रॉब्लम डिस्कशन में चलेगा बाकी का टाइम। तो यहाँ तक आप इसकी थ्योरी को ठीक से रिवाइज करेंगे, टेस्ट का शेड्यूल बता दिया जाएगा, फिर कैपेसिटेंस का पूरा एक टेस्ट होगा। ठीक है, अच्छे से तैयार करो, इन डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।